अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th की एक्सरसाइज है 6.3 इंशाल्लाह सारी कवर करेंगे और हर एक का टाइम को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको जो सवाल देखना है आप डायरेक्टली वो देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज से पहले एक बहुत छोटी सी बात है वो आपको बता दें, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसमें बात, पहला टॉपिक आपका जी ट्रांसलेशन बाय वेक्टर। इसका मतलब ये है कि मान लें कि आपके पास कोई पॉइंट था, ये आपने इस पॉइंट को मूव करवा के यहाँ से उठा के आप इधर ले आए। बस आपने क्या किया, पॉइंट की पोजीशन चेंज किया, यहाँ से इधर आ गया पॉइंट। अब ये जितना इसने अपनी पोजीशन चेंज किया वो हम किसी वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लें कि जो पॉइंट यहाँ पर था उसके जो ये जो पॉइंट था इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो 2 और 3 थे। अगर आप इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा, 2i ओटा 2i और 3j, ऐसे हो जाएगा वेक्टर की फॉर्म में। आपने इसे मूव करवा दिया यहाँ से यहाँ। अब मूव करवाया तो जितना वेक्टर आपने यूज किया मूव करवाने के लिए वो जो वेक्टर था उस वेक्टर की वैल्यू लिख देते हैं हम i और 2j, ये लिख देते हैं। ठीक है। अब ये जब ये पॉइंट नई पोजीशन पे आएगा तो फिर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो चुके होंगे, फिर इसकी पोजीशन एक्स और वाई पर थोड़ी सी चेंज हो चुकी होगी। अब कितनी चेंज होगी, जिस वेक्टर के अकॉर्डिंगली आपने इसे चेंज किया है आपने उस वेक्टर को इसके अंदर जमा कर देना है तो आपके पास न्यू पोजीशन आ जाएगी। अब जमा कैसे करेंगे, जैसे कि ये 2i था और ये i था, जमा होके क्या हो गया 3i हो गया, और प्लस यहाँ पर 3j था यहाँ पर 2j था, जमा होके 5j हो गया। नहीं जी, आपकी इस पॉइंट की न्यू पोजीशन आ गई 3i प्लस 5j। इस तरीके से हम अपनी ट्रांसलेशन किसी भी वेक्टर की फाइंड आउट कर लेते हैं कि जिस वेक्टर के अकॉर्डिंगली आपने पोजीशन चेंज किया आपने उस वेक्टर को अपने गिवन पॉइंट के अंदर जमा कर देना तो आपके पास अब आपके पॉइंट की जो न्यू लोकेशन है वो आ जाएगी। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब पॉइंट मूव करेगा सिर्फ पॉइंट मूव करेगा, आप पॉइंट को रोटेट भी नहीं करेंगे किसी भी एक्सिस के गिर्द, और दूसरी बात पॉइंट की जो शक्ल है वो भी नहीं चेंज होगी। बस पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह चला गया, सेम वही पॉइंट रहेगा उधर जाके भी, बस उसकी पोजीशन चेंज हुई है, शक्ल सूरत चेंज नहीं होगी। यही बात उसने लिखी हुई है कि आर ट्रांसलेशन वेक्टर इज अ वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है डेट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट, जो कि किसी पॉइंट की मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, एक ट्रांसलेशन वेक्टर का काम कर रहा है। A body, a system from one position to another without rotation और deformation, कि ऐसी बॉडी की मूवमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है ये वेक्टर, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है और उसके अंदर रोटेशन भी नहीं होती और डिफॉर्मेशन भी नहीं होती, मतलब शक्ल भी चेंज नहीं होती। वो कहता है द ट्रांसलेटेड फिगर इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द ओरिजिनल फिगर, कि ट्रांसलेटेड फिगर जो होती है वो बेसिकली ओरिजिनल फिगर ही होती है, ओरिजिनल फिगर का इमेज होती है, अक्स होती है। द इमेज इज कंग्रुएंट टू द ओरिजिनल फिगर, तो उसकी इमेज पहले वाली इमेज की कंग्रुएंट होती है, मतलब सेम सेम होती है, बस पोजीशन चेंज की होती है। जैसे कि आप अपने आप को आईने में देख लें, या आप यूं समझ लें कि बल्कि आईने में ही देख लें, आप और आपके सामने आपका इमेज है, सेम सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस पोजीशन चेंज हो सकती है। सेम वही काम है, यहाँ से वहाँ पोजीशन चेंज होती है, बाकी होते सेम सेम ही है, कंग्रुएंट होते हैं। आप यूं कह लें कि इसका जो इमेज है वो ये बन रहा था। बस ये कुछ बातें हैं, बाकी इंशाल्लाह जो सवाल हम करेंगे तो साथ साथ उनको सवालात के साथ ही देख लेंगे। अब अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक और मैं बात बता दूं कि आपने इस वीडियो के और मैथ की कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो आपने फर्स्ट कमेंट को लाजमी देखना है। फर्स्ट कमेंट जो चैनल की तरफ से पिन किया जाएगा उसको आपने रीड करना है। उसके अंदर बहुत सी आने वाली अपडेट्स के बारे में बताया जाएगा जो कि बहुत यूजफुल है आपकी स्टडी के लिए। तो जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट होगी इंशाल्लाह हम फर्स्ट कमेंट में से पिन कर देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन हमारा वो कहता है जी प्लॉट ए बी एंड सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी, कि आपने ए बी सी की मदद से कोई ट्राइंगल बनानी है। तो मान लीजिए हमारे पास वो ट्राइंगल ये है, बन गई। आगे वो कहता है आल्सो ट्रांसलेट ए बी सी टू ए डैश बी डैश एंड सी डैश, मतलब के बाय द ट्रांसलेशन वेक्टर 8i माइनस 6j। वो ये कह रहा है कि आपने अपनी इस ट्राइंगल को एक वेक्टर से ट्रांसलेट कर दिया, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले गए।
अब नई पोजीशन पर आ जाएंगे तो इसके जो वर्टेक्स हो जाएंगे उसे ए डैश कह देंगे, बी डैश कह देंगे और सी डैश कह देंगे। पहले ये ए डैश था, पहले सिंपल ए बी और सी, बाद में न्यू पोजीशन पे आ जाएंगे तो डैश कह दिया। अब न्यू पोजीशन पे आने में जो ट्रांसलेशन वेक्टर इस्तेमाल हुआ है वो ये वाला है। अब आपने ये सारा काम ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो देखिए ग्राफ पे ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि न्यू पोजीशन पर ये जो नए वर्टेक्स हमारे पास बनेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वेक्टर को, जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, इसको हर एक पॉइंट में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जमा करेंगे तो न्यू पॉइंट आते जाएंगे। तो यही काम हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू वेक्टर ए डैश, न्यू वर्टेक्स सॉरी, ये जो ए डैश है ये न्यू वर्टेक्स है। अब न्यू वर्टेक्स कैसे आएगा, आपके पास जो ए वाला पॉइंट है उसके अंदर आपने अपना ट्रांसलेशन वेक्टर जमा कर लेना है। अब ए को हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो -5 है, तो -5, 5 के साथ आ जाएगा आई, ठीक है। और आगे +4 है तो हम लिखेंगे +4, 4 के साथ आ जाएगा जे। तो ये वेक्टर की फॉर्म में लिखना है आपने पॉइंट को, और देन प्लस कर देना इसके अंदर आपने अपना ट्रांसलेशन वेक्टर, वो है जी 8i -6j, इस तरीके से। अब आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, विदाउट ब्रैकेट लिख लेते हैं तो 5i प्लस के 4j एंड देन प्लस 8i - के 6j। अब आप देखिए दोनों में जो i वाली वैल्यूज है वो क्या है, एक ये है i वाली वैल्यू और एक ये है। तो इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लें, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 बचेगा, 3 साथ में आ गया i। j वाली वैल्यूज देखें तो 4 - 6 है तो -2 बचेगा, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, तो -2 j बच गया। अब इसे पॉइंट की शक्ल में अगर हम लिखें तो कुछ यूं लिखेंगे 3 कोमा और यहाँ से आ गया -2। इस तरीके से आपके पास ये वाला न्यू वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स ए डैश। अब बाकियों के लिए भी सेम ऐसा ही काम करेंगे हम यहाँ लिख देते हैं। अब न्यू वर्टेक्स बी की बात करते हैं। तो पहली बात, बी वाले पॉइंट को आपने वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो पहले -6 है तो -6 साथ में आ जाएगा आई, और देन +1 है तो +1 लिख लें या ना लिखें, सिंपल जे भी लिख लेंगे तो एक ही बात है। इस तरीके से आपके पास आ गया बी वाला पॉइंट। इसके अंदर जमा करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर, वो है जी 8i - के 6j। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो -के 6i प्लस के j, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस कोई फर्क नहीं डालेगा अलामतों पर, तो 8i भी एज इट इज, -के 6j भी एज इट इज। अब i वाली वैल्यूज को आपस में आप जमा कर लें। ये देखें 8i और -के 6i जमा किया, माइनस किया तो 2i हो गया। उसके बाद ये j है और ये -के 6j है, तो माइनस करेंगे तो -के 5j हो जाएगा। अब इसको पॉइंट की शक्ल में लिख लेते हैं, तो कुछ यूँ आ जाएगा 2 और -5, एक ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ये वर्टेक्स बी के लिए था। अब हम वर्टेक्स सी के ऊपर काम करते हैं। तो वर्टेक्स सी था -3 और 1, तो -3 साथ में आ जाएगा i, और 1 है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल j लिख लें उसकी जगह पे। ये आपके पास वर्टेक्स सी था, इसमें हम ट्रांसलेशन वेक्टर जमा करेंगे, वो है 8i - के 6j। अब इनके ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो के 3i एज इट इज प्लस के j भी एज इट इज प्लस 8i - के 6j, इस तरीके से। अब i वाली जो वैल्यूज है उनको आपस में आप सोल्व करें, तो 8i और के 3i, इनको माइनस करेंगे तो 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगा, 5i आ गया। अब j वाली आपस में माइनस होंगी तो 6j और ये प्लस j माइनस हो गए तो के 5j बच जाएगा। अब इनको पॉइंट की शक्ल में लिख लें, तो 5 कोमा यहाँ से -5 आ गया। इस तरीके से आपके पास हर एक का जो ट्रांसलेशन वर्टेक्स था या न्यू वर्टेक्स जो था वो आ गया। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अब बारी है इन सारे वर्टेक्स को, ये जो न्यू वाले आए हैं और जो उन्होंने दिए थे ये वाले, इन सबको मिलाकर हम ग्राफ के ऊपर अपनी ट्राइंगल्स बनाते हैं। तो ग्राफ पहले ड्रा कर लेते हैं हम यहाँ पर।
तो हमने अपना ग्राफ बना लिया एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली, और इसके ऊपर जो रीडिंग्स है ना ये आपने ध्यान से लिखनी है। आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी डिस्टेंस रख लें, लेकिन डिस्टेंस होना बराबर चाहिए हर एक रीडिंग के बीच में। तो इसी तरीके से एक्स और वाई एक्सिस पे आपने रीडिंग लिखनी है। अब सबसे पहले जो गिवन पॉइंट्स है ना उनको ड्रा करते हैं। जैसे कि ए था -5 और 4, मतलब एक्स -5 है और वाई 4 है, एक्स -5 है और वाई 4 है। एक्स -5 यहाँ पर है, तो यहाँ से एक सीधी लाइन, और y4 था तो y4 से एक सीधी लाइन आ जाएगी। अब ये दोनों मिल गए, जहाँ पे मिले वहां पे हम अपना पॉइंट बना लेंगे। तो ये हमने अपना पॉइंट बना लिया। अब चाहे लाइनें आप रिमूव भी कर लें, खैर है, लाइनें रिमूव कर ली। ये मेरे पास पॉइंट ए था तो मैं साथ में लिख भी देता हूँ ये पॉइंट ए है, और उसके मैं कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूँ। एक्स मेरे पास -5 था इसमें, और वाई की वैल्यू 4 थी। अब ये ए वाला हो गया। अब बी की बात करते हैं। बी है जी -6 और 1, मतलब एक्स -6 और वाई 1 है। एक्स -6 है, -6 यहाँ पर रहा, और वाई की वैल्यू 1 है, तो वाई एक्सिस पे 1 ये है। यहाँ से भी एक सीधी लाइन आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, एक पॉइंट ये वाला आ गया। अब इन लाइनों को आप रिमूव कर दें, इनकी ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये मेरे पास पॉइंट बी था, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे -6 थी और वाई की वैल्यू 1 थी, ये भी आ गया। अब सी वाला देखते हैं जी। सी में वो कहता है -3 और 1, मतलब x -3 है और y 1 है। x -3 यहाँ पर है, यहाँ से सीधी लाइन, और y 1 है, ये रहा 1 y पर, तो यहाँ से भी एक सीधी लाइन आ जाएगी, और ये भी मिल गई एक जगह पर, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक पॉइंट आ गया इस तरीके से, ये वाला। अब इनको रिमूव कर देते हैं, ये कर दिया। इनको अब हम मिलाएंगे तो हमारी ट्राइंगल बन जाएगी। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट इसके साथ मिला देता हूँ, यहाँ से मैंने ये मिला दिया, और यहाँ से मैंने ये मिला दिया, तो ये मेरी ट्राइंगल बन गई। इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। ये पॉइंट सी था और इसके कोऑर्डिनेट्स थे x -3 था और y मेरे पास 1 था। ले जी, ये बन गई ट्राइंगल। अब अगला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हमने ये जो न्यू वर्टेक्स फाइंड किए थे ना, अब इनको ड्रा करना है। जैसे कि पहला था मेरे पास a'3 और -2, x3 है और y -2 है। x हमारे पास 3 था, x3 यहाँ पर है, ये रहा x3, और y हमारे पास -2 था, x3 था और y -2 था। -2 नीचे की तरफ है तो मुझे लाइन भी नीचे लगानी पड़ेगी, तो x3 ये रहा, और y की वैल्यू -2 ये रही। यहाँ से भी एक सीधी लाइन आ गई, तो मेरे पास न्यू वर्टेक्स जो आ जाएगा वो यहाँ पर ये आएगा। ये वर्टेक्स a' था, तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं कि ये a' है, ये है जी a'। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दें। x हमारे पास 3 है इसमें, और y हमारे पास -2 है, ये भी हो गया। अब बारी है हमारे पास b' की। b था 2 और -5, x2 है और y -5 है। x2 यहाँ पर है, और y जो था वो -5 था, वो यहाँ पर है। ये दोनों सीधे मिल गए, तो जहाँ पे मिले वहां पे पॉइंट बनाएंगे हम। तो पॉइंट आ गया ये वाला। लाइनें रिमूव कर देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये पॉइंट बी था हमारा, और इसके कोऑर्डिनेट्स थे कि x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू -5 थी। ले जी, ये भी हो गया बी वाला। अब सी की बारी है 5 और -5, 5 और -5, मतलब x 5 था वो ये रहा, और y जो था वो -5 था, वो ये है, और ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहां पे मेरा पॉइंट बन जाएगा कुछ यहाँ पे। ले जी, एक और पॉइंट आ गया हमारे पास। लाइनें करी रिमूव, इसके लिखे कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट सी था, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 5 और -5। अब इनको भी मिला देते हैं हम। यहाँ से आ गया ये एक, यहाँ से ये, और यहाँ से इसको मिला दिया। तो देखिए वो ट्राइंगल थी,
वही सेम ट्राइंगल यहाँ पर बनी। तो बेसिकली वो क्या इसका बन गया, इमेज बन गया, ट्रांसलेट बन गई। अब ये जो ए बी सी वाले कोऑर्डिनेट्स हैं इनको भी आपस में हम मिला देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट ए था ना, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली पॉइंट ए यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इनको हमने मिला दिया। उसी तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट बी है तो बी को हम मिला देंगे इस वाले पॉइंट बी के साथ। और लास्ट में रहेगा ये पॉइंट सी, इस पॉइंट सी को भी हम मिला देंगे इसी के अकॉर्डिंगली पॉइंट सी के साथ। तो जिससे ये साबित हो रहा है, ये शो हो रहा है कि ये क्या है, इसकी ट्रांसलेशन है, यानी कि उसका इमेज यहाँ पे बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत ही आसान है। आप एक बार करेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे। तो इसी के साथ आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया 6.3 का। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कहता है प्लॉट ए बी सी डी। क्या आपने इन चारों पॉइंट्स को प्लॉट करना है टू फॉर्म अ स्क्वायर, और एक स्क्वायर बनाना है, मतलब कि आपके पास स्क्वायर बनेगा इस तरीके से, चारों साइडें बराबर होंगी। आगे वो कहता है आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर। कहाँ पे आपने अपने स्क्वायर को ट्रांसलेट भी करना है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाना है। तो यहाँ पे इसके जो वर्टेक्स थे ए बी सी और डी थे, यहाँ पर इसके वर्टेक्स हो जाएंगे ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। और आपने जिस वेक्टर के अकॉर्डिंगली इसे ट्रांसलेट किया वो वेक्टर भी उन्होंने आपको दे दिया हुआ 9i और 7j, ये वेक्टर है। अब करते हैं काम शुरू। सबसे पहले तो हम ये जो न्यू वर्टेक्स है ना, इनको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड करने के बाद फिर सारे के सारे पॉइंट्स को अपने ग्राफ के ऊपर बना लेंगे, तो हमारा सवाल हो जाएगा हल। पहला काम करेंगे हम अपने वर्टेक्स को फाइंड करना, तो वर्टेक्स ए डैश फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने ए के अंदर अपने इस ट्रांसलेटेड वेक्टर को ऐड कर देना है। तो पहले वेक्टर ए लिखते हैं, तो इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे -6i हो जाएगा, आगे -2 है तो -2j हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। इसके अंदर जमा करेंगे ट्रांसलेटेड वेक्टर, वो है 9i + 7j। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें आप, तो -6i -2j +9i और +7j हो गया। अब यहाँ पर i वाली वैल्यूज को सोल्व करें, तो -6i +9i, तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बच जाएगा, 3 साथ में आ जाएगा i। अब j वाली बात है, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, +5 क्योंकि बड़े वाली प्लस में है, तो 5j बच गया। इसको पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे तो 3 और यहाँ से आ गया 5। ये आपने अपने वर्टेक्स ए डैश को फाइंड कर लिया। अब बारी है इसके वर्टेक्स बी डैश को फाइंड करने की, तो बी को लिखते हैं पहले वेक्टर की फॉर्म में -6i -5j। और इसमें जमा करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर, वो था हमारे पास 9i +7j हो गया। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो -6i भी एज इट इज, -5j भी एज इट इज, +9i भी एज इट इज और +7j भी एज इट इज। अब i वाली वैल्यूज आपस में सोल्व करें, तो यहाँ पर भी आप देखिए 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3i बचेगा, और j वाली आपस में होंगी, 7 में से 5 को निकालेंगे तो 2 बचेगा, +2j बच जाएगा। अब इसको पॉइंट की शक्ल में लिख लेते हैं, तो 3 और 2 बनेगा, 3 और 2 इस तरीके से। तो आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये वर्टेक्स बी था। अब वर्टेक्स सी के ऊपर बात करते हैं। पहले पॉइंट सी को हम लिखेंगे वेक्टर की फॉर्म में, वो था -3 और -5, -3i आ गया और -5j आ गया। ये वर्टेक्स सी आ गया। इसके अंदर जमा करना है ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर यही था हमारे पास, 9i और +7j। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो -3i आ गया, -5j आ गया, +9i आ गया और +7j आ गया। अब i वाली वैल्यूज आपस में माइनस होंगी, तो देखिए 9 में से 3 माइनस हो रहा है, तो माइनस करके आपके पास 6 बचेगा, 6i
अब 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, प्लस के 2j। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं तो बनेगा 6 और 2, इस तरीके से। तो ये आपके पास वर्टेक्स सी आ गया। अब बारी है इसके वर्टेक्स डी को फाइंड करने की। इसको जरा ऊपर कर दें हम। तो यहाँ पे हम पहले वर्टेक्स डी को फाइंड करने के लिए पहले डी वाले पॉइंट को लिखेंगे वेक्टर की फॉर्म में। डी वाला पॉइंट था -3 और -2। -3 साथ में आ जाएगा योटा आई, बल्कि प्लस -2 था, -3 और -2 के साथ ये आ जाएगा। इसके अंदर जमा करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर, वो था 9i प्लस के 7j। अब इनको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -3 माइनस के 2j प्लस के 9i और प्लस के 7j हो गया। अब आई वाली वैल्यूज को आपस में माइनस करते हैं तो 9 - 3 करेंगे तो 6i बच जाएगा, और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस के 5 बच जाएगा। 7 - 2 5j आ गया। अब इसको आप पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 6 और 5, ये आपके पास आपका पॉइंट बन जाएगा। अब सारे पॉइंट आ चुके हैं, अब सिंपल बारी है ग्राफ बनाने की। तो यहाँ पे अब हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस बना लिए। अब चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। पहले तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे ना, तो देख सकते हैं कि ए जो है हमारे पास -6 है और -2 है। -6 और -2 मतलब x -6 है, ये रहा, और y की वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ पर है। यहाँ से भी सीधी लाइन आई। अब ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पे हम अपना पॉइंट बना लेंगे, तो ये वो पॉइंट आ गया। इसके बाद आप लाइनें चाहे रिमूव कर दें, उसकी ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, पॉइंट आप ज़रूर यहाँ पे लिखें कि ये पॉइंट ए था हमारा, और उसके कोऑर्डिनेट्स थे x -6 था और y हमारे पास -2 था। ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास -6 और -5। x -6 है, y -5 है। -6x यहीं पर ही, -6 सीधा, और y की वैल्यू अब -5 है, तो ये रहा -5। तो यहाँ से भी सीधी लाइन आएगी, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट जहाँ पे ये क्रॉस किया, तो ये आ गया मेरे पास मेरा पॉइंट। अब आप इन लाइनों को भी रिमूव कर सकते हैं, इनकी अब ज़रूरत नहीं है, और अपने इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये पॉइंट बी था और इसके कोऑर्डिनेट थे x -6 था और y की वैल्यू यहाँ पर -5 थी। ए भी आ गया, बी भी आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, ए बी हो गया, सी है -3 और -5। -3 और -5, ये रहा -3, यहाँ से सीधी लाइन, और ये रहा -5, यहाँ से भी सीधी लाइन। अब ये दोनों मिल गए एक पॉइंट पे, यहीं पर हमारा पॉइंट होगा। तो ये भी हमने ड्रा कर लिया। अब इन लाइनों की ज़रूरत नहीं है, अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये पॉइंट सी था, -3 और -5, -3 और -5। अब एक पॉइंट रह गया डी वाला, तो डी में जी हमारे पास -3 और -2, -3 और -2, ये रहा -3 एक्स वाला, और ये रहा -2 वाई पर। तो ये दोनों भी मिल गए एक पॉइंट पर, यहाँ पे हम अपना पॉइंट बना लेंगे। तो सारे पॉइंट आ गए हमारे पास। इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये था डी वाला पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट थे -3 और -2। अब इनको मिला देते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ से ये मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, इस पॉइंट को मिला दिया, देन फर्दर इसको इसके साथ मिला दिया, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। अब बारी है हमारे पास जो इसका ट्रांसलेशन वाला स्क्वायर था वो बनाने की, इन वाले पॉइंट्स को ड्रा करने की। तो यहाँ पर है 3 और 5, x3 है और y5 है। x3 है हमारे पास, ये रहा x3, यहाँ से लाइन आई, और y हमारे पास 5 था, तो 5 y की वैल्यू 5 थी, तो y की वैल्यू 5 भी हमने बना ली। 4 तक लिखी थी, लेकिन चले हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, 5 तक ले गए। तो 5 से एक सीधी लाइन आ गई, और ये लाइन छोटी है तो इसको दोबारा बना लेते हैं। 3 से एक सीधी लाइन आ जाएगी इस तरीके से। अब ये दोनों लाइनें मिल गई हैं एक पॉइंट पर, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए आ जाएगा, ए डैश बल्कि आएगा।
अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ये लाइनें ख़त्म करें। इसको हम लिखते हैं जी, ये था हमारा पॉइंट ए डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए डैश था हमारे पास 3 और 5, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 5, 3 और 5 हो गया। अब बारी है नेक्स्ट बी डैश की। बी डैश की बात करें तो वो था 3 और 2, 3 और 2, मतलब x की वैल्यू 3 थी, ये रही यहाँ से सीधी लाइन, और y की वैल्यू 2 थी, तो 2 से सीधी लाइन आ गई। अब ये दोनों मिल गए हैं, जहाँ पे मिले हैं वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका, ये पॉइंट बी आ गया। अब इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 2 थी, 3 और 2। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सी वाला। सी था हमारे पास सी डैश, यानी कि वो था 6 और 2, ये भी बी डैश है तो ऊपर डैश लगाएं। तो सी डैश है 6 और 2, 6 यहाँ पे है, यहाँ से एक सीधी लाइन आ गई, और 2 यहाँ पर है, 2 से एक सीधी लाइन आ गई। ये मिल गए वहाँ पे हमारे पास आ गया हमारा पॉइंट, ये रहा पॉइंट सी डैश। इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो सी डैश कोऑर्डिनेट्स थे कि x की वैल्यू हमारे पास 6 थी यहाँ पर, और y की वैल्यू हमारे पास 2 थी। लास्ट पे चलते हैं डी वाले पे। डी है हमारे पास 6 और 5, तो 6 ये रहा, 6 से सीधी लाइन, और 5 से सीधी लाइन मिल गए, वहां पे पॉइंट बनाएंगे तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ये डी डैश होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, इनको मिला देते हैं। तो ये पॉइंट आ गया डी डैश। कोऑर्डिनेट्स थे कि x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 5 थी। अब इनको भी मिलाते हैं हम आपस में। तो a मिला दिया d के साथ, d मिला दिया c के साथ, c को b के साथ, और देन b को a के साथ। तो ये हमारे पास हमारा स्केयर बन गया। तो ये स्केयर क्या है, इसका इमेज है। अब हम इसको, इनके जो पॉइंट्स हैं उनको भी आपस में मिला देते हैं कुछ इस तरीके से कि ये पॉइंट ए था, इसको मैंने मिला दिया इस पॉइंट ए के साथ। उसी तरीके से ये पॉइंट डी था, तो इसको मैं पॉइंट डी के साथ मिला दूंगा। तो ये रहा मेरा पॉइंट डी, इसको भी मिला दिया। बी को भी मिलाते हैं जी, ये पॉइंट बी था, इसको मिला दिया हमने अपने इस पॉइंट बी के साथ। और ये पॉइंट सी था, अब सी को मिला देते हैं हम सी के साथ, कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ देखें आपका सारे का सारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। चीज़ें आसान ही हैं, बस थोड़ा काम ज़्यादा, लेकिन काम बहुत आसान है। यहाँ तक आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वही काम करना है जो इससे पहले वाले सवाल में हमने किया था। वो कहता है कि प्लॉट ए बी सी एंड डी, आपने इन चारों पॉइंट्स को बनाना है टू फॉर्म अ काइट, एक पतंग की शक्ल में इनको आपस में मिला देना है। आगे वो कहता है आल्सो ट्रांसलेट काइट ए बी सी डी टू काइट, आपने इस वाली काइट को ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश वाली काइट में ट्रांसलेट कर देना है, और ट्रांसलेशन का जो वेक्टर है वो भी उन्होंने आपको दे दिया हुआ है। तो काम शुरू करते हैं। पहले तो हम ये वाले पॉइंट्स, यानी कि ये वाले जो वर्टेक्स है उनको फाइंड करेंगे। तो पहले मैं वर्टेक्स ए की बात कर लेता हूँ, ए डैश। वो कैसे आएगा, ए के अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर जमा कर दें। ए को वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो माइनस के 6i हो जाएगा, प्लस के 3j हो जाएगा। ये वेक्टर ए आ गया। इसके अंदर जमा करना है हमें ट्रांसलेशन वेक्टर, वो था 6i माइनस के 6j, 6i माइनस के 6j। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो माइनस के 6i प्लस के 3j, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6i माइनस के 6j हो गया। अब इनको आपस में प्लस माइनस करें तो देखिए 6i प्लस क्या है, 6i यहाँ पे माइनस क्या है, तो प्लस माइनस हो गया 0 बचेगा, 0 साथ में मैं लिख दूंगा i, तो 0 लिख के i लिखिएगा। अब 6 माइनस के 6 और प्लस के 3j, तो 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 3j बच जाएगा। इसको आप पॉइंट की फॉर्म में लिख लें तो x यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू -3 है। इस तरीके से ये पॉइंट की फॉर्म में आ गया। ये वर्टेक्स ए था। अब बात करते हैं वर्टेक्स बी की। तो बी क्या है हमारे पास, -4 और 0, -4i प्लस 0j, वेक्टर की फॉर्म में लिखा है। इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर जमा करेंगे, वो है 6i माइनस के 6j। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -4i प्लस के 0
जे, देन प्लस के 6i माइनस के 6j। अब इनको करते हैं माइनस। देखिए i वाली वैल्यूज होंगी, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा 2, साथ में आ जाएगा i। अब प्लस का 2 बचेगा बड़ी वाली प्लस में। अब j वाली देखिए, -6 में से 0 को करेंगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -6 ही रहेगा, तो -6j आ जाएगा। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लें तो 2 और -6 आ जाएगा। ये पॉइंट बी डैश आ गया। अब बारी है हमारे पास पॉइंट सी की, तो करते हैं पॉइंट सी को फाइंड, सी डैश को। तो पहले सी को हम लिखेंगे अपने वेक्टर की फॉर्म में। सी था -2 और 3, तो -2 2 के साथ भी आ गया i और +3 के साथ आ गया j। जमा कर देते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर, वो है 6i और माइनस के 6j। ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं इनकी, तो माइनस के 2i एज इट इज प्लस के 3j एज इट इज, देन प्लस के 6i और माइनस के 6j। अब i वाली वैल्यूज को आपस में सोल्व करेंगे, तो देखिए 6i और माइनस के 2i, इनको माइनस करेंगे तो 4i बचेगा। j वाली वैल्यूज देखें तो 6j और 3j माइनस होंगे, 6 में से 3 जाएगा तो माइनस के 3j बचेगा। माइनस में इसलिए क्योंकि बड़े वाली के साथ माइनस था। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लें तो 4 आ जाएगा, कोमा, और यहाँ से -3 आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट सी डैश आ गया। अब डी डैश की बात करते हैं, पॉइंट डी डैश। तो उसके लिए पहले पॉइंट डी देखना पड़ेगा हमें। तो पॉइंट डी जो दिया हुआ उन्होंने हमें, वो है -4 और 4, तो यहाँ पे -4 और 4 आ जाएगा, -4i और प्लस के 4j। इसमें जमा करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर था 6i और 6j, 6i माइनस के 6j। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो माइनस के 4i प्लस के 4j, देन प्लस के 6i माइनस के 6j। अब इनको प्लस माइनस कर देते हैं, तो i वाली वैल्यूज को आपस में करते हैं, 6i और माइनस के 4i, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा 2i। और यहाँ पे भी सेम वही काम है, माइनस के 6 है और प्लस के 4 है, तो इनको माइनस करेंगे तो माइनस के 2j बच जाएगा। इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि बड़ी के साथ माइनस था इस केस में। अब इनको पॉइंट की फॉर्म में लिख लें, 2 और -2 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास आ गया न्यू वर्टेक्स डी डैश। तो सारे वर्टेक्स आ चुके हैं। अब बारी है ग्राफ बनाने की, तो यहाँ पे हम अपना ग्राफ बनाते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस लिख लिया, उस पर रीडिंग हमने लिख ली। अब बारी बारी पॉइंट्स बनाते हैं। पहले ये वाले पॉइंट्स बनाएंगे। ए मेरे पास -6 और 3 था, ए था -6 और 3, तो -6 ये रहा और 3 ये रहा, सीधा मिला दिया तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ गया ये वाला। अब लाइनें रिमूव कर दें, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लें। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए था और इसके कोऑर्डिनेट्स थे -6 और यहाँ से था 3, इस तरीके से। अब नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं बी वाला, वो था -4 और 0, मतलब x तो 0 हो गया ना, सिंपल हम y देखेंगे, बल्कि y 0 हो गया, x देखेंगे सिर्फ -4 है। तो x पर -4 कहाँ पर है जी, x पर -4 ये रहा, तो एक पॉइंट आ गया ये। इसको भी लिख लेते हैं हम, ये पॉइंट बी था, तो पॉइंट बी है हमारे पास, जिसके अंदर x की वैल्यू तो -4 है लेकिन y की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सी वाला, -2 और 3, -2 और 3, -2 ये रहा, सीधा जाएगा, और 3 ये रहा, तो एक पॉइंट आ गया ये, यहाँ पे पॉइंट आ गया। इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम, ये ए बी, ये सी वाला पॉइंट था, तो इसके कोऑर्डिनेट थे, x की वैल्यू -2 थी और y की वैल्यू 3 थी।
अब इन लाइनों को रिमूव कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो था हमारे पास 4, -4 और 4, -4 और 4, -4 ये रहा सीधी लाइन, और 4 ये रहा, 4 से भी एक सीधी लाइन आ गई। तो इधर आ जाएगा पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स लिख लें, ए बी सी, इस पॉइंट को हम डी कहेंगे। इसके कोऑर्डिनेट थे x था -4 और y था हमारे पास +4, इस तरीके से। अब इनको मिला देते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि ये काइट की ही शक्ल बनती है, पतंग की शक्ल, इस तरीके से। ये तो बन गया हमारे पास ग्राफ। अब हम इसके ट्रांसलेशन वाले जो पॉइंट्स थे अब उनको हम बनाते हैं। तो ट्रांसलेशन में सबसे पहला पॉइंट था a', वो था 0 और -3, मतलब x की वैल्यू तो 0 होगी ना, वो तो छोड़ें आप। y क्या है, -3 है, तो y -3 देखते हैं कहाँ पर है। y की वैल्यू -3 हमारे पास यहाँ पर है, तो एक पॉइंट आ गया ये वाला। इसके साथ साथ लिख देते हैं ना कोऑर्डिनेट्स। तो ये पॉइंट a' था, a', उसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 थी, a' आ गया। उसके बाद है b', वो है 2 और -6, 2 और -6, 2 रहा ये यहाँ से सीधी लाइन, और -6 रहा ये यहाँ से सीधी लाइन। अब ये दोनों मिल गए, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया ये वाला, इसे हम कह देंगे b। तो ये पॉइंट हो गया b वाला। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जी। कोऑर्डिनेट्स थे इसके 2 और -6, 2 और -6, इस तरीके से। ये था b'। अब c' की तरफ चलते हैं। c' है हमारे पास 4 और -3, 4 और -3, 4 ये रहा, 4 से लाइन आ गई सीधी, और -3 ये रहा, -3 से एक सीधी लाइन आ गई। ये दोनों मिल गए एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये इसको हम c का नाम दे देंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। ये पॉइंट c आ गया। कोऑर्डिनेट्स होंगे कि x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू हमारे पास -3 थी। लाइनें हम रिमूव कर लें। लास्ट पॉइंट है d वाला, d'। तो d' आया था -2 और -2, -2 और -2, -2 और -2, नहीं +2 और -2 है। तो x की वैल्यू +2 थी, ये रही, और y की वैल्यू -2 थी, वो और ये वाली आ गई। ये मिल गए एक पॉइंट पर, तो वहाँ पे भी एक पॉइंट बनाएंगे ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। x की वैल्यू मेरे पास ये d' था, तो x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू मेरे पास -2 थी। इसको रिमूव कर देते हैं हम। इस तरीके से देखें आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए। मैं a वाले को थोड़ा सा साइड पे करके लिख देता हूँ ताकि ये बीच में ना आए, इस तरीके से। अब इनको मिला देते हैं। इसको ये मिला दिया, ये मिला दिया, इसके साथ मिला दिया, और देन इसके साथ मिला दिया। तो बिल्कुल वही वाली आपके पास काइट बन के आ गई ट्रांसलेशन की फॉर्म में। मतलब पहले उस पोजीशन पे थी और अब इस पोजीशन पे है। इनके हर एक पॉइंट्स को भी आपस में मिलाते हैं हम। जैसे कि ये पॉइंट ए है, मैं इसको इस वाले पॉइंट ए के साथ मिला देता हूँ, इस तरीके से। उसके बाद आप देखें कि ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी को मैं पॉइंट बी के साथ मिला देता हूँ, ये मिला दिया। उसके बाद ये डी वाले पॉइंट को डी वाले पॉइंट से मिला देते हैं, ये भी मिल गया। उसके बाद रह गया ये सी, तो सी वाले पॉइंट को हमने सी वाले ही पॉइंट से मिला दिया। इस तरीके से आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे सवाल समझे होंगे। आसान ही है, सेम मेथड है सबका। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। कहीं पे इशू आए तो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर समझ आए तब भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम कहता है दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड डी आर, के ए बी डी ये तीन हमारे पास पॉइंट्स है और उनके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने आपको दे दिए हुए हैं। तो बेसिकली जैसे जिस तरतीब से उन्होंने बताया हुआ है उसी तरतीब से आगे कोऑर्डिनेट है। जैसे पहले ए था तो ये ए के पॉइंट्स हो गए,
फिर बी है तो ये बी वाला पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद डी है तो ये डी वाला पॉइंट होगा। इसी बात को मैं साथ में लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे बाद में। तो ए बी और डी ये तीन दिए थे वो हमने लिख लिया। आगे वो कहते हैं फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। आपने इसमें से सी वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। आपने वेक्टर मेथड से यूज करना है, यूज करके ये मालूम करना है। आगे वो कहता है इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये चारों पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं, और तो सी की वैल्यू फाइंड करें। तो पैरेललोग्राम इस तरह की होती है, इसके अंदर हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इसको आप ए क्या दें, इस वाले वर्टेक्स को, इस वाले वर्टेक्स को बी क्या देते हैं, ये सी होगा और ये डी हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम के अंदर होता यह है कि आमने सामने वाली जो साइड हैं वो पैरेलल होती हैं, जैसे कि ए और बी और डी और सी ये आमने सामने है तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसी तरीके से ए और डी ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे इस तरीके से, चाहे वो ऊपर को बना ले चाहे नीचे को बना ले, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये होती है हमारे पास पैरेललोग्राम। अब इसके अंदर आपने सी वाला पॉइंट फाइंड करना है। सी उन्होंने दिया नहीं हुआ तो मैं फर्ज कर लेता हूँ सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स और वाई। बाकी सबके तो दिए हुए थे ना, वो हमने लिख लिए। तो सी वाले को लेट कर लेते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई। तो लेट सी इज द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो सी क्या है, इस पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स है जो कि एक्स और वाई हमने क्या दिया। अब किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जब आमने सामने वाली साइडें बराबर हैं तो उसको हम यूं लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर डी और सी हो गया, ये दोनों वेक्टर्स के तौर पे ले रहे हैं ना, डायरेक्शन ली हमने, तो दोनों वेक्टर्स बराबर हैं। तो जब वेक्टर बराबर होते हैं तो हम उसको यूं लिख सकते हैं कि वेक्टर ए से बी किसके बराबर है, वेक्टर डी से सी के, वेक्टर डी से सी के। ये हम इसलिए लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम में ये दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर होती हैं। बराबर उसी वक्त हो सकती हैं जब ये दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब वेक्टर ए और बी कैसे आता है, आप जानते हैं कि ए और बी कैसे आएगा, आपने इनके एक्स और इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना तो ए बी आ जाएगा। तो जैसे कि ए बी लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, पहले बी के एक्स में से ए का एक्स माइनस कर दूंगा। तो बी के एक्स 6 है माइनस ए वाले का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो 6 माइनस 1 साथ में क्या आ जाएगा आई, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट्स थे। उसके बाद मैं बी के वाई कोऑर्डिनेट्स में से जैसे कि 3 है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ए का वाई कोऑर्डिनेट वो 2 था, और साथ में क्या आ जाएगा जे आ जाएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो वाई के लिए हम जे लिखते हैं यहाँ पर। तो ये काम चूंकि हम पीछे वाली एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आती होंगी, कोई मुश्किल काम नहीं था ये ए और बी की वैल्यू लिख ली। इसी तरीके से हम डी और सी फाइंड करेंगे। अब डी सी में हमने क्या करना है, हमने सी के कोऑर्डिनेट्स में से ए की डी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करना है। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स ही है, माइनस डी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो एक्स माइनस 2 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आई क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, प्लस सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई है, माइनस डी का वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 8 है तो माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया जे। इनको आप सोल्व करें तो देखिए 6 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा आई। इनको माइनस करेंगे तो प्लस 1 बचेगा, और 1 लिखना जरूरी नहीं है, मैं सिंपल क्या लिख देता हूँ जे लिख देता हूँ, या 1 लिखना चाहते हैं तो चले लिख लें, 1 बच गया। इज इक्वल में जैसा था, क्योंकि x में से 2 तो माइनस होगा नहीं, x तो वेरिएबल हमें पता नहीं उसकी वैल्यू का, वो भी एज इट इज रहेगा और y भी एज इट इज रहेगा, y माइनस 8 साथ में आ जाएगा j। अब दोनों तरफ आप कंपेयर करें तो i वाली i के बराबर हो जाएगी, j वाली j के बराबर हो जाएगी। तो i वाली ये सारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। तो मैं यूँ लिखूंगा कि x माइनस 2 फिर किसके बराबर आ गया, 5 के, यहाँ पे 5 आएगा। इसी तरीके से ये जो था y माइनस 8, ये j वाली वैल्यू है तो वो इस वाले j के बराबर होगी, यहाँ पे j के आगे 1 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ से आप देखें तो माइनस 2 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस 2, इनको प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 7। यहाँ से y की वैल्यू आएगी माइनस 8 है, वहाँ जाके प्लस 8 हो गया, इनको प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास देखिए x और y की वैल्यूज आ गई, और यही x और y की वैल्यू मिलके आपके पास c कोऑर्डिनेट बनेगा ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो लिहाजा जो हमारे पास c कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x की जगह पे 7 आएगा और y की जगह पर 9 आ जाएगा।
और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है कि इन पैरेललोग्राम के, अब हमारे पास फिर से वो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू ऑपोजिट साइड्स आर ए बी एंड डी सी। के पैरेललोग्राम के अंदर दो वेक्टर्स हैं, दो ऑपोजिट साइड्स है जो कि एक दूसरे को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं। ए बी के लिए ये वाला वेक्टर है और डी सी के लिए ये वाला वेक्टर है। ये दो पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मिसाल के तौर पर मैं बना के आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास हमारी पैरेललोग्राम है, नहीं ये नहीं है, ये है, ये आगे पैरेललोग्राम। अब इसके अंदर दो साइडें हैं हमारे पास, ये ए से बी तक एक निर्धारा, ये ए बी सी और डी। कुछ इस तरीके से है कि ए बी की डायरेक्शन अगर ये है तो डी और सी की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों साइड्स, ये वो बात कर रहा है। आगे वो कहता है शो दैट द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल। अब आपने सोल्व करके ये बताना है कि ये जो दोनों साइडें हैं इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और ये भी बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए है ऑपोजिट लेकिन फिर भी पैरेलल है। पैरेलल के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि वो एक दूसरे को क्रॉस ना करे और उनका डिस्टेंस भी कभी आपस में कम ना हो। तो लिहाजा पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। अब ये हमें मैथमेटिकली सोल्व करके रिप्रेजेंट करना, साबित करना कि ये पैरेलल भी है और इन दोनों लाइनों की जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर है। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जो गिवन वेक्टर था उनको लिख लेते हैं। तो ए बी दिया हुआ था वो भी हमने लिख लिया और डी और सी दिया हुआ है वो भी हमने लिख लिया। अब मैं इनकी सबसे पहले ये साबित करूंगा कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगी। तो पहले मैं ए और बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। इस साइड पे ए बी की कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड इस तरीके से आती है कि आपने अपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स को स्केयर लेके जमा करना होता है अंडर के अंदर। तो ये आ गया अंडर। अब इसका देखिए एक्स कंपोनेंट क्या है 6 है तो 6 का स्केयर आ जाएगा, प्लस इसका वाई कंपोनेंट 2 है तो 2 का स्केयर आ जाएगा। अब बस इसे सोल्व करते जाएं आप। 6 का स्केयर 36 और 2 का स्केयर 4, दोनों को जमा करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40। ये आपके पास वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड आ गई, ए बी की मैग्नीट्यूड। अब इसी तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे डी और सी की। इस साइड पे कर लेते हैं। डी सी की भी ऐसी आएगी, डी सी वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड। तरीकेकार क्या है कि हम इसका x और इसी का ही y कंपोनेंट स्केयर लेंगे। तो x कंपोनेंट है -6 तो -6 का स्केयर आ जाएगा, प्लस y कंपोनेंट है -2 तो -2 का भी स्केयर आ जाएगा। देखिए माइनस का स्केयर प्लस और 6 का स्केयर 36, प्लस माइनस का स्केयर प्लस और 2 का स्केयर 4। अब ये जमा हो रहे हैं तो जमा होने के बाद यहाँ पर भी जवाब क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये बात हमने साबित कर दी कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो पहला जो काम था हमारा वो तो हो गया कि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अब इसी चीज़ को हम नीचे लिख भी देते हैं इस तरीके से कि सिंस ए बी की मैग्नीट्यूड बराबर है डी सी की मैग्नीट्यूड के, लिहाजा दोनों वेक्टर्स क्या हैं एक दूसरे के, लिहाजा दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है बराबर है। तो ये तो हमने बात साबित कर दी। अब अगला काम है, उसने ये कहा था ये भी साबित करें कि दोनों क्या है ऑपोजिट, दोनों पैरेलल हैं। ये हमने साबित करना है कि दोनों पैरेलल भी हैं। तो उसके लिए अब काम करते हैं। मैं लिखता हूँ जी नाउ, पहले मैं अपना एक वेक्टर लिख लेता हूँ, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी उन्होंने दिया हुआ है 6i + 2j, 6i + के 2j। मैं अगर इस पूरे वेक्टर में से माइनस को कॉमन निकालूं तो अंदर लामतें बदल जाएंगी। ये +6 था तो ये -6 हो जाएगा, और ये मेरे पास प्लस था तो ये भी -2j हो जाएगा। और अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये अंदर जो वेक्टर बना मेरे पास माइनस लेने के बाद, ये कौन सा है, -6i -2j, ये सेम वही नहीं है जो DC था। तो लिहाजा इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DC भी लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह पे DC लिख देता हूँ। तो वेक्टर ए बी नीचे लिख लेते हैं ज़रा कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, डी और सी आ जाएगा। तो देखिए दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं।
हाँ, माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन हैं तो बराबर, तो लिहाजा यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये भी बात नीचे लिख देते हैं हम। तो वही बात हमने लिख दी, हैंस दे आर पैरेलल, तो लिहाजा ये पैरेलल भी हैं। इसी के साथ आपका ये जवाब भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो कहता है जी आपके पास 3 पॉइंट्स है ए, बी और सी, और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, फॉर्मर ट्राइंगल। तो मान लें कि वो ये ट्राइंगल है, ए, बी और सी। आगे वो कहता है चेक वेदर द ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इज एन आइसोसेल बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। आपको ये चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेल ट्राइंगल है कि नहीं। अब आइसोसेल वो होती है जिसकी दो साइडें बराबर होती है लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं होती। अब हम चेक करेंगे कि कौन सी दो साइडें आपस में बराबर हैं। मे भी एक ये वाली और ये वाली साइड आपस में बराबर हो जाए, या ये वाली बराबर हो जाए, मतलब कोई दो आपस में बराबर जरूर होंगी। अगर होंगी तो फिर इसे हम आइसोसेल कहेंगे। अब हम कैसे कैलकुलेट करें ये साइड, तो उसके लिए पहले हमें ये वाला वेक्टर चाहिए होगा। ठीक है, पहले हम इसे वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे। आपके पास एक ये वाला वेक्टर है, या यूं कह ले ए से बी एक वेक्टर है, बी से सी आपके पास दूसरा वेक्टर है, और देन आपके पास ये वाला वेक्टर है। बल्कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक जोड़ेंगे तो फिर ए सी ये वाला वेक्टर बनेगा। ठीक है, पहले का आपने जो टेल लेनी होती है और आखिर वाले का हेड लेना होता है, तो इस तरीके से भी ये जुड़ जाएंगे। आप इनके जो एरो है ना बिल्कुल यूं बना लें जैसे हेड टू टेल में जोड़ते हैं। ए से बी आपके पास ये एक वेक्टर बन गया, ठीक है, और बी से सी आपके पास ये दूसरा वेक्टर बन गया, और ए से सी आपके पास ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, इस तरीके से। खैर, अब आपने क्या करना है, बेसिकली पहले हम इन वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। जब ये इन वेक्टर्स का पता चल जाएगा फिर इन वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और जिन दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बराबर हो गई तो हम समझ जाएंगे कि वो दोनों साइडें भी आपस में बराबर हैं, तो फिर ये आइसोसेल बन जाएगी। तो काम शुरू करते हैं। पहले हम अपना वेक्टर ए और बी मालूम कर लेते हैं। तो पहले तो मैं अपने पॉइंट्स लिखता हूँ जो गिवन है, ए बी सी लिख लिए। अब मैं वेक्टर ए बी फाइंड करता हूँ, ए और बी। वेक्टर ए बी कैसे आएगा, बी में से आपने ए वाले वेक्टर की कंपोनेंट्स को माइनस करना है। तो बी का एक्स कंपोनेंट था 4, इसमें से मैं माइनस करूंगा ए का एक्स कंपोनेंट, वो है 1। अब चूंकि एक्स कंपोनेंट है तो साथ में आई आएगा, प्लस वाई कंपोनेंट बी का 6 था, उसमें से माइनस करूंगा ए का वाई कंपोनेंट, वो है 2, साथ में जे आएगा क्योंकि अब ये वाई कंपोनेंट्स की बात हो रही थी। अब आप देखें कि 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, साथ में क्या आ गया, आई। इसी तरीके से 6 - 2 किया तो 4 आ गया, प्लस 4 साथ में आ गया जे। ए और बी आ गया हमारे पास, ए बी वैक्टर। अब बी सी वैक्टर फाइंड कर लेते हैं। बी सी में अब क्या करेंगे, सी में से बी के कॉम्पोनेंट्स माइनस करेंगे। तो सी का एक्स कॉम्पोनेंट 7 है, माइनस करेंगे इसमें से बी का एक्स कॉम्पोनेंट, वो है 4, एक्स है तो आई आएगा, प्लस अब वाई कॉम्पोनेंट सी का 2 था, इसमें से माइनस करेंगे हम बी का वाई कॉम्पोनेंट, वो 6 था, साथ में आ जाएगा जे, इज इक्वल टू 7 - 4 करेंगे तो 3 आ गया, 3 आई। इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस के 4 जे आ जाएगा। अब ये बी सी भी आ गया। अब ए और सी की बारी है, अब ए सी फाइंड कर लेते हैं, ए सी। अब सी में से मैं ए की कंपोनेंट्स माइनस करूंगा, तो सी मेरे पास 7 है, इसका एक्स कंपोनेंट 7 माइनस ए का एक्स कंपोनेंट 1 आ गया, प्लस सी का मेरे पास वाई कंपोनेंट 2 था, माइनस ए का वाई कंपोनेंट भी 2 था, साथ में आ गया जे। इनको माइनस किया तो 6 आ गया, 6 आई, और इनको माइनस किया तो 0 आ गया, प्लस के 0 जे। अब वेक्टर्स तो पता चल गए, अब हम इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पहले मैं वेक्टर ए बी की और फिर बी सी की मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। तो पहले वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। नाउ पहले ए बी की निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं ए बी, ये आ गया वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड है तो उसके लिए ये सीधी लाइन है। मैग्नीट्यूड का तरीकेकार ये होता है, एक्स और वाई कंपोनेंट्स को स्केयर लेके जमा करते हैं। तो ए बी का एक्स कंपोनेंट 3 था, 3 का स्केयर आ गया, प्लस वाई कंपोनेंट यहाँ पे 4 था तो 4 का स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 का स्केयर हो जाएगा 9 प्लस
4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इनको ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से ए बी की मैग्नीट्यूड आ गई। अब मैं बी और सी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ, बी सी की। सेम मेथड, बी सी का आप देखें कि एक्स कॉम्पोनेंट 3 था तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई कॉम्पोनेंट इसका -4 था तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इनको जमा करेंगे तो आपके पास 25 आएगा, और 25 का अंडर रूट लिया तो 5 आ गया। अब तीसरी साइड की वैसे आप मैग्नीट्यूड ना भी फाइंड करें तो कोई मसला नहीं है, चले कर लेते हैं ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। ए सी की अब कर लेते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड। इसमें देखें जी, पहली साइड 6 है तो 6 का स्क्वायर, प्लस फिर 0 है तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। 0 तो खत्म हो गया ना, 0 को लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर हो जमा। तो 6 का स्क्वायर होगा 36, और 36 का अंडर रूट होता है हमारे पास 6। सिंपल आप देखें कि दो साइडों की मैग्नीट्यूड बराबर आई और तीसरे की बराबर नहीं आई। तो जब दो साइडें बराबर होती हैं उसी को ही हम कहते हैं आइसोसेल ट्राइंगल। तो लिहाजा ये क्या होगी, एक आइसोसेल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें ए बी और बी सी आपस में बराबर है। अब इसी बात को हम लिख देते हैं। उसी बात को हमने लिख दिया कि जैसा कि ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं तो लिहाजा हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या है, एक आइसोसेल ट्राइंगल है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी कॉपी है। एग्जाम्पल नंबर 10 है गालबन, तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 है बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 10 को भी देख सकते हैं, उसका सोल्यूशन बुक में ऑलरेडी सवाल का दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ दी यूज वेक्टर टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आपने वेक्टर्स की मदद से ये साबित करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और ये चारों पॉइंट्स उसने आपको दे दिए हुए हैं, उनकी ये वाली वैल्यूज है चारों की। तो मान लीजिए आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ से शुरू करते हैं जी, पी क्यू, ये पॉइंट आर हो गया और ये एस हो गया, ठीक है। तो चारों वर्टेक्स उनको नाम हमने दे दिए। अब अगर हमें ये साबित करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, देखिए पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइडें बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल होगी, एस आर के, और एस पी किसके पैरेलल होगी, क्यू आर के। तो आमने सामने वाली सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अब हम यही काम करेंगे, हम पहले ये चारों के चारों वेक्टर फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या आमने सामने वाले वेक्टर्स इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहले तो ये जो पॉइंट दिया मैं वो लिख लेता हूँ, ये आगे चारों पॉइंट। तो पहले जो हम फाइंड करेंगे, पी से क्यू वाला वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर पी क्यू कैसे आएगा, आपने क्यू में से पी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, इसमें से माइनस करेंगे पी का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 1। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो साथ में आई आएगा, प्लस अब क्यू का वाई कोऑर्डिनेट 2 हो गया, इसमें से मैं माइनस करूंगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, वो भी 2 है, साथ में जे आ जाएगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट से। अब 5 माइनस 1 किया तो 4 आई आ गया, 2 माइनस 2 किया तो 0 आ गया, 0 जे हो गया। ये मेरे पास आ गया पी से क्यू। अब हम फाइंड कर लेते हैं एस से आर, ये कर लिया, और अब इसकी बारी है एस आर कर लेते हैं। एस आर आप कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक दूसरे के सामने है तो मैं पहले इनको कर रहा हूँ। अब मतलब मुझे आर में से एस के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। अब आर ये है, आर का एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, माइनस एस का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, साथ में आ गया आई, प्लस अब मुझे इसी के आर के वाई में से एस का वाई माइनस करना है। तो आर का वाई 6 है, माइनस एस का वाई भी 6 है, साथ में आ जाएगा जे। 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, साथ में आ गया आई। 6 माइनस 6 किया तो 0 आ गया, साथ में आ गया जे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स तो बराबर आ गए। तो ये यहाँ से तो ये बात समझ आ गई कि ये दोनों तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पी और एस की बात कर लेते हैं।
पी और एस, या एस पी कर लें क्योंकि एस से पी की तरफ हम जा रहे हैं, तो एस पी कर लेते हैं, एस पी। अब मैं क्या करूंगा, पी में से एस के कोऑर्डिनेट्स माइनस करूंगा, तो पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो 1 था, इसमें से मैं माइनस करूंगा एस का एक्स कोऑर्डिनेट वो 3 था, साथ में आ गया आई, प्लस फिर मैं P के y कोऑर्डिनेट, P का y कोऑर्डिनेट 2 आ गया, माइनस S का y कोऑर्डिनेट 6 आ गया, इनको माइनस करेंगे। अब ये माइनस किया तो -2 आ गया, माइनस के 2 आई, और इनको प्लस माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो माइनस के 4 J आ गया, SP भी आ गया। अब R और Q फाइंड करेंगे, R Q, तो मतलब Q में से अब मुझे R को माइनस करना है, तो Q का जो है x कोऑर्डिनेट वो 5 है, इसमें से मैं माइनस करूंगा R का x कोऑर्डिनेट, R का x कोऑर्डिनेट 7 था, साथ में आ गया I, प्लस अब जो Q था, Q का y कोऑर्डिनेट 2 है, इसमें से मैं माइनस करूंगा R का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट वो 6 था, तो वो 6 आ गया। देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 2 था और इसका 6 था, इनको माइनस किया तो लिख दिया, भी अगले स्टेप में माइनस कर लेंगे हम, इनको माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, और इनको माइनस करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर आ गए आपस में, और ये दो भी आपस में बराबर आ गए, तो लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरी आमने सामने वाली साइडें बराबर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि पी क्यू, जो पी क्यू है वेक्टर, वो किसके पैरेलल है, एस और आर की, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर आए हैं, एस आर के। इसी तरीके से जो एस पी वाला मेरा वेक्टर था वो किसके पैरेलल आ गया, वो आ गया आर क्यू के। अब चूंकि आमने सामने वाले वेक्टर बराबर हो गए हैं, तो लिहाजा हम बात कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो था हमारे पास पी क्यू आर एस, सो पी क्यू आर एस इज आ पैरेललोग्राम, इस तरीके से। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बिल्कुल फोटोकॉपी है क्वेश्चन नंबर 6 की, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, सेम स्टेप है, बस वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है, काम भी वही करना है। वो कहता है यूज वेक्टर टू शो दैट ट्राइंगल एक्स वाई जी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। आपको बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेल ट्राइंगल है, वेयर द पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी के वो उन्होंने आपको दे दिए हुए हैं। तो मान लीजिए वो ये ट्राइंगल है, इसका ये फर्स्ट वाला वर्टेक्स है उसे मैं एक्स कह देता हूँ, इसको मैं वाई कह देता हूँ, और इसको हम जी कह देते हैं। अब मुझे ये साबित करना है कि ये आइसोसेल ट्राइंगल है। आइसोसेल वो होती है जिसकी दो साइडें बराबर हो, तीसरी बराबर ना हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी हर एक साइड की लेंथ मालूम करनी पड़ेगी। तो लेंथ अगर जिन दो साइडों की बराबर आ जाएगी, तीसरे की बराबर नहीं आएगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल है। अब लेंथ तब मुझे पता चलेगी जब मुझे इस पूरे लाइन के वेक्टर का पता होगा। अभी हम वेक्टर के मुताबिक सोल्व कर रहे हैं, तो पहले मैं इन सारे वेक्टर्स को फाइंड करूंगा और देन फिर मैं इनकी लेंथ की तरफ आऊंगा। जैसे कि फर्स्ट वेक्टर मेरे पास क्या बनता है, मैं एक्स से वाई की तरफ फर्स्ट वेक्टर बना लेता हूँ, ये वाला, फिर वाई से जी की तरफ दूसरा वेक्टर बना लेते हैं, और देन एक्स से जी की तरफ तीसरा वेक्टर बना लेते हैं। इस तरीके से हेड टू टेल के मुताबिक इनको हमने जोड़ दिया। तो पहले तो मैं अपने इन वर्टेक्स को लिख लेता हूँ, एक्स वाई जी, इन तीनों के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। सबसे पहले हम अपना जो वेक्टर फाइंड करेंगे एक्स और वाई कर लेते हैं, एक्स वाई वाला वेक्टर कैसे आएगा, आपने y में से x के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। तो y का x कोऑर्डिनेट 2 था, इसमें से मैं माइनस करूंगा x का x कोऑर्डिनेट वो 0 था, साथ में आ जाएगा i, प्लस y का y कोऑर्डिनेट 0 था और x का y कोऑर्डिनेट 0 था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0, साथ में आ जाएगा j,
इज इक्वल टू 2 माइनस 0 तो 2 ही बचेगा, साथ में आ गया आई, और 0 माइनस 0 तो 0 ही बचेगा, 0 साथ में आ गया जे। तो ये मेरे पास मेरा फर्स्ट वेक्टर आ गया एक्स और वाई वाला। अब हम वाई और जी वाला वेक्टर फाइंड करते हैं, तो वाई जी। अब मैं क्या करूंगा, जी में से वाई के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करूंगा, तो जी का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, माइनस वाई का 2 है, साथ में आ गया आई, प्लस जी का आपके पास जो वाई कंपोनेंट था वो 3 था, माइनस वाई का वाई कंपोनेंट 0 है, तो 0 आ गया। वाई और जी था ना, तो जी में से वाई माइनस करना था, तो जी का वाई और वाई का वाई, तो 3 माइनस 0 हो गया, साथ में आ जाएगा जे इज इक्वल टू 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो सिंपल आप माइनस आई लिख लें, 1 ना भी लिखेंगे तो खैर है। 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 साथ में आ गया जे। तो ये वाला वेक्टर भी हमारे पास आ गया। अब बारी है इस वाले वेक्टर की, अब इसको फाइंड कर लेते हैं हम। ये है एक्स से जी की तरफ, एक्स से जी की तरफ। अब करना है मुझे ये है कि z में से x के कोऑर्डिनेट्स माइनस करूंगा। अब z का देखें x कोऑर्डिनेट 1 है, माइनस x का 0 है, प्लस फिर z का y कोऑर्डिनेट 0 है और x का z का 3 था और x का 0 है, तो 3 माइनस 0 करेंगे हम, 3 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 किया तो 1 आ गया, 1 ना भी लिखें खैर है, सिंपल आई आ जाएगा, और 3 माइनस 0 तो 3 बच जाएगा, 3 जे आ गया। ये तीनों वेक्टर्स हो गए। अब हम इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो देखते हैं किन दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल आती है। तो वन बाय वन करते हैं। पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं एक्स और वाई की। मैग्नीट्यूड के लिए सीधी लाइन है और इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स का स्केयर लेंगे हम। इसका एक्स को कोऑर्डिनेट देखें 2 था, तो 2 का स्केयर आ गया, प्लस वाई कंपोनेंट 0 था तो 0 का स्केयर आ गया, इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4, 4 प्लस 0 खत्म, सिंपल 4 ही बचेगा मेरे पास, और 4 का अंडर रूट 2 आ गया। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं y और z की, y z। इसके मुताबिक जो i के साथ है -1, तो -1 का स्केयर आएगा, प्लस j के साथ 3 है तो 3 का स्केयर आ जाएगा, माइनस का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 3 का स्केयर 9, इनको जमा किया तो अंडर रूट 10 आ जाएगा। बस ये इतना ही रहेगा, फर्दर सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर ये पॉइंट्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब x और g का फाइंड कर लेते हैं, x और g आ गया हमारे पास इस तरीके से। सबसे पहले आप देखें तो इसका जो i के साथ कंपोनेंट है 1 है, तो 1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस j के साथ 3 है तो 3 का स्केयर आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 रहेगा, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो अंडर रूट 10 आएगा। और आपको पता चल चुका होगा कि इन दोनों का जवाब सेम है, तो दो साइडें बराबर आ गई और तीसरी साइड बराबर नहीं आई, तो लिहाजा ये क्या है हमारे पास एक आइसोसेल है। अब दो साइडें कौन सी बराबर आई हैं, वाई जी और एक्स जी, वाई जी और एक्स जी, तो लिहाजा ये दोनों बराबर हैं, ये वाली बराबर नहीं है, तो ये क्या होगी, एक आइसोसेल ट्राइंगल होगी। इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से कि सिंस वाई जी और एक्स जी दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो लिहाजा इट इज एन आइसोसेल, तो ये क्या है, एक आइसोसेल ट्राइंगल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। कहीं पर भी अगर आपको इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, और अगर इशू नहीं आता, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप तब भी कमेंट करके हमें बताया करें। ये भी चीज़ें इस चैनल को चाहिए होती हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें वो कहता है जी अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अंडरलाइन, कि आपके पास एक बॉल है जिसे आपने ऊपर की तरफ फेंका है, तो इस तरीके से बॉल जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। अब इसकी जो वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो उन्होंने आपको दे दिया हुआ है, ठीक है। आगे वो कहते हैं दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन द एक्स डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज, वो कहता है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगा और ग्रेविटी जो है उसकी भी उसने आपको वैल्यू दे दी हुई है जी की। तो ग्रेविटी को भी एज अ वेक्टर उसने लिखा हुआ है 0 i माइनस के 10 j। तो उसने आपको बेसिकली वेलोसिटी और ग्रेविटी ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। आपने क्या मालूम करना है, आपने उसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है इस बॉल की कि वो कितनी ऊपर गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करनी है। एज क्या देते हैं इससे हम, ये फाइंड करनी है। और आपने इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, इसे हम रेंज क्या देते हैं, ये आपने मालूम करना है। तो पहले काम शुरू करते हैं, हम अपना डाटा लिखेंगे, बड़े ध्यान से आपने डाटा लिखना है इसका। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया हुआ था वेलोसिटी का वेक्टर, वो लिख लिया। देखिए अब वेलोसिटी का ये जो वेक्टर है ना, उसके अंदर ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है जो आई के साथ है, ये बेसिकली कौन सी वैल्यू है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। मतलब ये बॉल मूव कर रही है ना, थोड़ा ऊपर जा रही है थोड़ा आगे जा रही है, तो जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है बेसिकली उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। और जो वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है यानी कि ऊपर की तरफ है, जिस वेलोसिटी की वजह से बॉल ऊपर जा रही है उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो x है, क्योंकि x एक्सिस की डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। और वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो क्या है, vy है, वो मेरे पास 20 है, उसका कंपोनेंट 20 था, क्योंकि y एक्सिस की डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो 20 होगी, क्योंकि वेक्टर के अंदर j का मतलब ये होता है कि ये y कंपोनेंट है, तो y कंपोनेंट का मतलब y एक्सिस की डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी थी 20, वो हमने लिख ली। उसके बाद उसने आपको ग्रेविटी का भी दिया हुआ था वेक्टर, तो ये ग्रेविटी का वेक्टर आ गया। इसमें से भी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रेविटी निकाल सकते हैं। आई का मतलब है कि आई के साथ जो वैल्यू है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी है, तो हमने वो इसी बात को लिख दिया कि हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी क्या होगी, 0 होगी ये चीज। और वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। तो वर्टिकल ग्रेविटी क्या आ गई, -10, मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में -10 आ गई। और वैसे भी एक लॉजिकल बात है, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है, ऊपर से नीचे चीजों को खींचती है। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी काम ही नहीं करती, तो लिहाजा वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी का हमेशा 0 ही होगा। तो ये चीज हमने कर ली। नेक्स्ट चलते हैं फाइंड की तरफ। हमें दो चीजें मालूम करनी है, एक उसकी मैक्सिमम हाइट और दूसरा उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, ये दो चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये चूंकि जैसा कि एक न्यूमेरिकल होता है ना फिजिक्स का, बिल्कुल उसी तरीके से इसे हम सोल्व कर रहे हैं। तो पहले गिवन डाटा लिख लिया, फिर हमने फाइंड लिख लिया, अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट के ऊपर काम करेंगे, तो मैक्सिमम हाइट हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हम करेंगे। तो जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली आपने पढ़ी हुई है कि 2as जो है वो किसके बराबर होता है, vf स्क्वायर माइनस के va स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमने अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है अपने गिवन कंडीशन के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हमारे गिवन कंडीशन के मुताबिक ये इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, तो 2 एज इट इज ए का मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस्तेमाल होगा जी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करूंगा मैं, y, क्योंकि मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, हाइट। और हाइट कहाँ पे है, y एक्सिस की डायरेक्शन में है ना हाइट, तो लिहाजा y एक्सिस की डायरेक्शन वाली चीजें इस्तेमाल होंगी। तो y एक्सिस में g की वैल्यू को हमने gy कहा हुआ है, तो gy आ गया यहाँ पर। उसके बाद आगे एस था, एस का मतलब होता है डिस्टेंस, यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसे हमने हाइट कहा हुआ है, एज इज इक्वल टू। अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बॉल ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, इधर आ गई, और यहाँ पे आगे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इधर आके बॉल थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह पे तो आ गया 0। ऊपर स्केल लिखे, चले लिख लेते हैं,
माइनस वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो थी जिस वेलोसिटी से इसने मूव करना शुरू किया था बॉल ने, और वो उन्होंने हमें दी हुई है, वो है 20। ठीक है, हम ये 20 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है ना, तो हाइट की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी फिर वही इस्तेमाल करेंगे, वो है वी वाई, मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन वाली। तो 20, तो पहले हम वी वाई लिख देते हैं यहाँ पर। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई वी वाई, ऊपर स्केयर है तो आप भी स्केयर लिख लें। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2 एज इट इज। जी की वैल्यू थी -10, एच हमें फाइंड करना है, 0 का स्केयर खत्म, ये सारा खत्म हो गया तो माइनस बच गया। वी वाई तो वो था 20 का स्केयर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। यहाँ पे h इज इक्वल टू, ये माइनस भी आ जाएगी, इसका स्केयर लिया तो 400 आ जाएगा। अब ये -20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -400 डिवाइडेड बाय -20। अब इनको आप डिवाइड कर दें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट गया तो 2 टू द 4 और 20 बचेगा सिंपल। तो 20 मीटर इसकी हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट 20। अच्छा, इसमें अब उन्होंने हमें चूंकि कोई यूनिट दिया नहीं हुआ कि मीटर में हाइट है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ये कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो हमें यहाँ पे मीटर नहीं लिखना चाहिए, सिंपल यूनिट लिख देना चाहिए, यानी कि जो सा भी यूनिट वो यूज कर रहा उसमें वैल्यू 20 ही आएगी। सिंपल यूनिट लिख देंगे हम इस तरीके से। ये आ गया आपके पास हाइट, तो एक काम तो हमने कर लिया। अब आती है बारी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो अब इसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देखें कि आपको यूनिट उसने डायरेक्टली नहीं दिया वैसे, लेकिन अगर आप ढूंढे तो आपको मिल जाएगा यूनिट, क्योंकि जी की वैल्यू ना, जी की वैल्यू -10 किस में आती है, ये मीटर पर सेकंड वाले यूनिट में ही तो आती है ना। तो इसमें यूनिट कौन सा यूज हुआ, देखिए मीटर हो गया यूज, इसका मतलब इसमें भी मीटर यूज हुआ है, वेलोसिटी में भी मीटर इस्तेमाल हुआ होगा, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, मीटर ही लगा देते हैं, मीटर आ जाएगा। नहीं, ये काम हो गया। अब बारी है जी हमारे पास हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने की, तो वो काम यहाँ पे करते हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस का, हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन इसमें टाइम चाहिए होता है। अब टाइम हमारे पास है नहीं, तो पहले हमें टाइम मालूम करना पड़ेगा, फिर हम और कुछ कर पाएंगे। टाइम के बगैर ये वाला डिस्टेंस मालूम कर नहीं सकते आप। तो अब टाइम कैसे मालूम करें, टाइम के लिए आप अपनी सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट भी कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाली को यूज करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक जो वी एफ है वो किसके बराबर है, वी आई प्लस ए और टी। अब मैं इसको लिखूंगा अपनी गिवन कंडीशन के मुताबिक। मैं ये जो इसमें डाटा पुट करूंगा, मैं बेसिकली पुट करूंगा ये ऊपर जाने वाला है डाटा, क्योंकि देखिए बॉल ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, टाइम लगा ना ऊपर से नीचे आने में, तो जाहिर है जितना जाने और आने में टाइम लगा उतना ही टोटल टाइम क्या लगा होगा बॉल को यहाँ से वहां तक जाने में। तो हम यही वाला टाइम फाइंड करेंगे ऊपर पूरी फ्लाइट का, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा हॉरिजॉन्टल का भी। तो उसके लिए हम डाटा वर्टिकली यूज करेंगे, लेकिन टाइम दोनों का सेम है, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, टाइम दोनों का सेम है, लेकिन डाटा हॉरिजॉन्टल यूज करूंगा क्योंकि वर्टिकल का डाटा इतना नहीं है कि हम टाइम मालूम कर सके। तो अब अपने इसको डाटा को तरतीब लगाते हैं। सबसे पहले देखिए फाइनल वेलोसिटी, तो बॉडी यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ पे मैं वी वाई यूज करूंगा, प्लस एक ही जगह पे आ गया ग्रेविटेशनल, और टाइम मेरे पास एज इट इज, तो 0 एज इट इज। वी वाई मेरे पास 20 था, और जी की वैल्यू हमारे पास -10 थी, और टाइम हम मालूम कर रहे हैं। 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बच गया -10 डी, ये -10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -20 डिवाइडेड बाय -10। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें तो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 सेकेंड इज इक्वल टू टाइम। अब ये जो टाइम है ना, ये सिर्फ एक साइड का टाइम आया आपके पास, कि बॉल यहाँ से वहां तक गई है, यहाँ से यहाँ तक गई है। अब यहाँ से वापस भी तो आई है ना, तो जाने में अगर 2 सेकेंड लगे तो वापस आने में भी 2 सेकेंड लगेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल टाइम, टोटल टाइम उसे मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और वो कितना होगा, 2
+2, जाने का और आने का टाइम जमा करके 4 सेकंड हो गया। अब हम अपना वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपनी रेंज फाइंड करने के लिए। मैं लिखता हूँ नाउ, हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि एस किसके बराबर होता है, v मल्टीप्लाई बाय टी के। अब इसको मैं अपने गिवन कंडीशन के मुताबिक लिखता हूँ। तो हमने बता दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक ये जो डिस्टेंस है हमारा हॉरिजॉन्टल, इसको हमने रेंज कहा हुआ है, तो एस की जगह पे हमने आर लिख दिया, रेंज को आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। वेलोसिटी अब हम कौन सी यूज करेंगे, वेलोसिटी हम यूज करेंगे जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, क्योंकि हम ये वाली रेंज फाइंड कर रहे हैं ना, ये वाला डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी भी यही वाली यूज करेंगे जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी कि वी एक्स इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो v की जगह पर आ जाएगा वी एक्स मल्टीप्लाई टी की जगह पर कैपिटल डी, यानी कि टोटल टाइम हम यूज करेंगे, ताकि टोटल टाइम लगाएंगे तो पूरा डिस्टेंस आएगा हमारे पास। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो r इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 10 थी, मल्टीप्लाई टाइम हमने 4 निकाला हुआ है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। तो रेंज हमारे पास आ गई 40 मीटर। इसी के साथ देखिए आपने रेंज भी कैलकुलेट कर ली। उम्मीद है कि आपको ये सारा सवाल समझ आया होगा। ये तकरीबन बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें वो कहता है अ कार एंटर अ लूप विद वेलोसिटी वेक्टर, एक गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी का वेक्टर उसने दिया हुआ है 30 जूल। ठीक है, मतलब जो कार है वो आपकी वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए देखिए ये लिखा हुआ है ना, इसलिए मुझे पता चला कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी इतनी है। एंड एग्जिट विद वेलोसिटी, और जब वो बाहर निकलती है उस लूप से तो फिर उसकी वेलोसिटी इतनी होती है 30 आई कैप, मतलब फिर उसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाती है 30 आई। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, आपने बताना है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आपने अपनी वेलोसिटीज को माइनस कर देना होता है, जितनी शुरू में थी और जितनी बाद में थी उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो मैं माइनस कर दूंगा अपनी 30 वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये थी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी थी मेरे पास v डैश, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अपनी इनिशियल वेलोसिटी, वो सिंपल v उसे हमने कहा हुआ था। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप, v डैश था हमारे पास 30 आई माइनस v हमारे पास था 30 जूल, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। यही हमारा जवाब है, बहुत छोटा सा था। यही क्वेश्चन नंबर 10 था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है जी एन एरोप्लेन हैज एयर स्पीड, एक हवाई जहाज है जिसकी हवा में जो स्पीड है वो 20 है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये हवा में स्पीड है किसकी, एरोप्लेन की। तो मान लीजिए एरोप्लेन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उसमें जो उसकी स्पीड है वो हमारे पास है 20 आई। अब आगे वो कहते हैं देयर इज अ क्रॉस विंड, कि हवा इसको क्रॉस कर रही है एरोप्लेन को, किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो उस डायरेक्शन में मूव करते हुए हवा की जो स्पीड है वो उसने दे दी हुई है, वो हमारे पास है जी 50। ठीक है, तो ये हवा की जो हवा हवाई जहाज को क्रॉस करके जा रही है ये उसकी स्पीड है और ये हवाई जहाज की स्पीड है, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस विंड की ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ क्रॉस विंड। आपने क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। आपने पहली बात है कि इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकालना है, ये चीज। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक रिजल्टेंट निकाल लेंगे, दोनों को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो पहले हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए मैं रिजल्टेंट को v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कैसे आएगा, दोनों को जमा करके, एरोप्लेन की वेलोसिटी जमा विंड की वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू, चूंकि ये वेक्टर्स हैं तो इनके नीचे लाइन लगाएंगे हम। एरोप्लेन की वेलोसिटी 20 थी, 20 आई, प्लस विंड की वेलोसिटी 50 जे, तो ये आ गया रिजल्टेंट। अगला काम है हमारा इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो वो करते हैं हम।
अब मैग्नीट्यूड करेंगे तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है कि आपने एक्स और वाई कंपोनेंट का स्केयर ले लेना होता है। तो पहले बात इसको हम यूँ लिखेंगे, इसका देखें एक्स कंपोनेंट 20 है तो 20 का स्केयर आ जाएगा, प्लस वाई कंपोनेंट 50 है तो 50 का स्केयर आ जाएगा। 20 का स्केयर लेंगे तो 400 आएगा और 50 का हम स्केयर लेंगे तो 2500 आ जाएगा। अब दोनों को जमा कर लेते हैं तो 2900 आ जाएगा। 29 आ जाएगा 2900। अब इसका आप अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट लेंगे तो 53.85 आएगा जवाब, 53.85। इस तरीके से आपने अपने वेलोसिटी वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम कर ली। अब इसमें तो उसने आपको यूनिट नहीं दिया हुआ ना, और आपको ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कहीं से कि यूनिट क्या होगा, तो लिहाजा इसके साथ सिंपल हम यूनिट ही लिख देंगे कि जो सा भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड जो भी है वो यहाँ पे लगा लीजिएगा। हम सिंपल बता देते हैं कि यहाँ पे यूनिट आना है। इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, ये कंप्लीट हुआ और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 6.3। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। कहीं पर भी आपको इशू हो आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।